तो मीज़ो कंपाउंड की हमने डेफिनेशन लिख ली थी लास्ट क्लास में कि मीज़ो कंपाउंड एक ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होता है और मीज़ो कंपाउंड का एटलीस्ट एक ऑप्टिकली एक्टिव डायस्टीरियोमर होता है। ये डेफिनेशन हमने लिख ली थी। तो मीज़ो कंपाउंड को हम पहचानेंगे कैसे, अगर क्वेश्चन आ जाएगा वो लिख लेते हैं। इसकी आइडेंटिफिकेशन, तो मीज़ो कंपाउंड में ना प्रेजेंस ऑफ at least 2 chiral centers along with plane of symmetry। तो मीज़ो कंपाउंड कौन सा, उसमें मतलब ये डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन तो है कि एक ऐसा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड जिसका एटलीस्ट एक ऑप्टिकली एक्टिव डायस्टीरियोमर हो। लेकिन पहचानेंगे कैसे? मीज़ो में एटलीस्ट 2 कायरल सेंटर तो होते हैं और प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। एग्जांपल, इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाएंगे हम। ये देखो, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है और ये एक कायरल सेंटर ये रहा, एक कायरल सेंटर ये रहा, 2 कायरल सेंटर हैं इसमें। तो दोनों कायरल सेंटर आपस में मिरर इमेज है आप, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। दिस इज मीज़ो कंपाउंड। ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होने वाला, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव तो हो ही गया। तो इसका कौन सा डायस्टीरियोमर ऑप्टिकली एक्टिव होगा? किसी भी एक कायरल सेंटर पे आप कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दो, किसी भी एक पे, दोनों पे मत करना, दोनों पे करके तो सेम ही हो जाएगा वो। अब ये जो बन गया, जो कंपाउंड 2 है, कंपाउंड 2 ऑप्टिकली एक्टिव है ना, तो उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और 1 और 2 आपस में डायस्टीरियोमर्स हैं, क्योंकि मिरर इमेज तो है नहीं वो। नॉन मिरर इमेजेस आर कॉल्ड डायस्टीरियोमर्स। ऑफ कोर्स वो स्टीरियो आइसोमर होना चाहिए, तभी नॉन मिरर इमेज। आप 2 अलग अलग चीज़ों का मिरर इमेज कंपेयर नहीं कर सकते और फिर बोलो कि ये तो है ही नहीं मिरर इमेज तो डायस्टीरियोमर हो गया, ऐसा नहीं है। स्टीरियो आइसोमर तो होना पड़ेगा। स्टीरियो आइसोमर जिनका नॉन मिरर इमेज होते हैं जो आपस में, उनको डायस्टीरियोमर बोलते हैं। सो दीज आर डायस्टीरियोमर्स। सो मीज़ो कंपाउंड इज that optically inactive compound which has at least one optically active diastereomer। तो इस ऐसे आप पहचान सकते हो। उसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, कम से कम 2 कायरल सेंटर तो होंगे, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। 2 से ज़्यादा कैसे हो सकते हैं अभी बताता हूँ मैं। देखो एग्जांपल्स, ये रहा प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसमें 4 कायरल सेंटर हैं, 1 2 3 4। मीज़ो है ये। 3 वाला भी होता है। ये भी मीज़ो है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री मीज़ो है ये। और भी है मीज़ो, देखो सारे मीज़ो के एग्जांपल लिखता हूँ मैं।
ये मीजो है, इसमें ये रहा प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये कायरल है, ये कायरल सेंटर है, ये वाला ये भी कायरल सेंटर है। तो दो कायरल सेंटर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, मीजो बन गया। ये भी मीजो है, इसमें ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, एंड दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री मीजो। तो मीजो कंपाउंड ना ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्यों होता है? इंटरनल कंपनसेशन की वजह से। ये बात लिख लो, मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू internal compensation। क्या मतलब है इसका? देखो कोई भी मीजो कंपाउंड ले लो, जैसे ऊपर ये ले लो, तो जो एक हाफ है मीजो कंपाउंड का, ये वाला हाफ मान लो, ये दूसरे हाफ का मिरर इमेज है, और एक हाफ तो ऑप्टिकली एक्टिव है ना। अगर सिर्फ ऊपर वाले हाफ की बात करूं तो वो तो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो मान लो वो पीपीएल को राइट की तरफ घुमाता है, ये पीपीएल आया, उसने उसको राइट की तरफ घुमा दिया ऐसे। अब ये उसका मिरर इमेज था, तो वो उसको लेफ्ट की तरफ घुमा देगा, तो वापस से सीधा कर देगा उसको। तो जितना उसने राइट घुमाया उतना ही ये लेफ्ट घुमा देगा नीचे वाला हाफ। तो इंटरनल कंपनसेशन हो गई। एक्सटर्नल कंपनसेशन क्या होती है? देखो, तो ये तो इंटरनल हो गया ना, मैं नीचे एक्सटर्नल कंपनसेशन समझा रहा हूँ। मान लो दो इनैंशोमर आपने ले लिए, कोई ले लो, यही सही, चलो सिंपल सा एक इनैंशोमर है ये, इसका इनैंशोमर ये बनेगा। अब अगर आपने इन दोनों मॉलिक्यूल्स को ले लिया एक मिक्सचर में, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन अगर किसी मिक्सचर में दोनों प्रेजेंट रहेंगे, उस मिक्सचर को बोलेंगे रेसिमिक मिक्सचर। इक्वल अमाउंट ऑफ, मान लो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, सपोज दिस इज, अच्छा अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो ये लीवो होगा ही होगा, पक्का है ये। तो डेक्स्ट्रो है या लीवो वो तो एक्सपेरिमेंटली पता चलता है, बट अगर एक डेक्स्ट्रो है तो दूसरा लीवो होता है, और अमाउंट भी इक्वल होती है जिसमें वो रोटेट करते हैं। सो मान लो ये +5 डिग्री घुमाता है लाइट को, तो ये -5 डिग्री घुमाएगा, तो दोनों मिला के जो नेट रोटेशन होगी वो 0 होगी। इसको बोलेंगे एक्सटर्नल कंपनसेशन। दो अलग अलग मॉलिक्यूल ने कंपनसेट किया। बट मीजो में क्या है, एक हाफ दूसरे हाफ का मिरर इमेज होता है, तो अगर एक +5 घुमाता है दूसरा -5 घुमा देगा, टोटल 0 हो जाएगी। तो इंटरनल कंपनसेशन करता है मीजो कंपाउंड। सो कंपनसेशन दो तरह की हो गई, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। मीजो इंटरनल करता है, और दो इनैंशोमर अगर प्रेजेंट है, दो या इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट हो बस, तो वो एक्सटर्नल करेंगे। दूसरी बात, अगर आपने ये लिख लेते हैं 2 मीजो कंपाउंड्स which are mirror images of each other are identical।
दो मीजो कंपाउंड है ना जो आपस में मिरर इमेज होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। देखो ये एक मीजो कंपाउंड है, इसका मिरर इमेज बनाओ। ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड नहीं, ये सेम ही कंपाउंड है। एक काम करो, इसको पकड़ के उल्टा दो, ऐसे ऐसे उल्टा दो, 180 डिग्री घुमा दो, तो यही बन जाएगा ना। फिशर प्रोजेक्शन में ना आप ऐसे घुमा सकते हो, प्लेन में उठाना नहीं है मॉलिक्यूल को, प्लेन में घुमा सकते हो, अलाउड है। लेकिन उसमें एक कायरल सेंटर नहीं होना चाहिए, एक से ज़्यादा होना चाहिए, तब घुमा पाओगे ऐसे। एक सेंटर वाले को नहीं घुमा सकते ऐसे। सपोज ये है ना CH3OH ClH, आप बोलो इसी को घुमाते फिर ऐसे, भाई घुमा दिया, आपने तो बोला था घुमा दो, फिर ऐसे OH यहाँ कर दिया और CH3 वहाँ ले गए, और क्या होगा, Cl यहाँ ले गए, H यहाँ ले गए। ऐसे घुमाना अलाउड नहीं है वन सेंटर वाले को। लेकिन एक से ज़्यादा कायरल सेंटर है तो उसको आप फिशर प्रोजेक्शन को ऐसे घुमा सकते हो। तो अगर आप उसको ऐसे 180 घुमा दोगे तो वो यही बन जाएगा, आइडेंटिकल। तो मीजो कंपाउंड का कोई मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट नहीं होता, सेम ही कंपाउंड होता है वो। तो अगर एक स्टीरियो आइसोमर दूसरे मिरर इमेज के साथ आइडेंटिकल वो हो जाए, सुपर इम्पोज हो जाए, तो उसको हम आइडेंटिकल ही बोलते हैं ना। तो ये तो हो रहा है ना सुपर इम्पोज, इसको 180 घुमा के उसके ऊपर रखो, सेम ही बन जाएगा। ये बात ध्यान रखना। और मैंने ट्रिक्स क्या बताई थी, अगर एक कॉन्फ़िगरेशन R है, आप उसका मिरर इमेज ले लोगे तो S हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो अगर इसमें देखो, अगर एक R होगा ना, इसका मिरर इमेज ही है, तो एक S होगा। दोनों में से एक R एक S, ऐसा ही होगा, दो बार निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये सब बातें ध्यान रखना, क्वेश्चंस करने में काम आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आज हम शुरू करते हैं, कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो इस टॉपिक को समझते हैं। पहले लिखेंगे कॉन्फर्मेशन किसको बोलते हैं, कॉन्फर्मेशंस। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ atoms that can be interconverted into one another by rotation about single bonds are called conformations. क्या है ये? अब देखो, मैं इसके पहले ना मुझे एक ये प्रोजेक्शन सिखाने पड़ेंगे आपको, फिर ये डेफिनेशन समझा सकता हूँ। न्यूमैन प्रोजेक्शन, हमने दो प्रोजेक्शन तो लास्ट क्लास में सीखे थे, वेज डैश प्रोजेक्शन और फिशर प्रोजेक्शन। आज हम दो और सीखेंगे, न्यूमैन प्रोजेक्शन और सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। कुछ नहीं, सिंपल सा है, सॉ हॉर्स फार्मूला। तो इसमें क्या होता है ना, न्यूमैन प्रोजेक्शन में आप दो
कार्बन एटम्स को अलोंग एक्सिस देखते हो, अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, देखो जैसे सपोज मुझे ईथेन CH3 का न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना है, ईथेन है तो इसमें तो खैर 2 ही कार्बन है, तो 2 का, अच्छा एक काम करो, चलो पहले ईथेन का सिखा देता हूँ फिर ब्यूटेन का बता दूँ। तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 2 कार्बन है ना, तो ये जो गोला सा बन गया ना, ये बैक वाला कार्बन होता है और ये होता है फ्रंट कार्बन। ऐसे 2, एक डॉट से दिखाते हैं, एक सर्कल से दिखाते हैं। तो जो आपने सर्कल से दिखाया वो पीछे वाला कार्बन है, जो डॉट से दिखाया वो आगे वाला कार्बन है। डॉट फ्रंट कार्बन, सर्कल बैक कार्बन। अब फ्रंट कार्बन के साथ कौन कौन जुड़ा है? हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो जोड़ दो हाइड्रोजन, 3 लो, 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। बैक कार्बन के साथ कौन जुड़ा है? उसके साथ भी 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, जोड़ दो। न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन में क्या करते हैं? साइड से देखते हैं। मान लो कोई बंदा यहाँ खड़ा होके यहाँ साइड से देख रहा है, साइड व्यू, तो उसको क्या दिखेगा? उसको ये दिखेगा, ऐसा दिखेगा उसको। ये ईथेन का ये सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन है। न्यूमैन में कार्बन कार्बन बॉन्ड के अलोंग होता है व्यू, सॉ हॉर्स में साइड व्यू। न्यूमैन में जो भी होता है अलोंग कार्बन कार्बन बॉन्ड, बस व्यू का फर्क है। तो अब क्या है ना, ये जो कार्बन और कार्बन का बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, इसके अलोंग फ्री रोटेशन पॉसिबल होती है। जैसे मैं कोई भी ले लो, चाहे आप न्यूमैन ले लो, चाहे सॉ हॉर्स ले लो, मैं न्यूमैन लेके बता देता हूँ, या चलो समझा, दोनों से समझा दूंगा एक एक करके। मान लो मैंने न्यूमैन प्रोजेक्शन सॉ हॉर्स बना लिया ऐसे, ओके, ये मैंने ना, ठीक है। अब क्या है ना, इस बॉन्ड के अलोंग रोटेशन पॉसिबल है, ऐसे ऐसे करके रोटेशन पॉसिबल है। तो मान लो ये हाइड्रोजन थोड़ा सा घूम गया, तो ये ऐसे ही हो सकता है ना। मान लो मैंने इसको 60 डिग्री घुमा दिया पीछे, तो ये बॉन्ड 60 डिग्री घूमने पे ऐसा हो जाएगा, थोड़ा सा 60 डिग्री घूम जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। 60 और घुमा दो इसको, 60 डिग्री और घुमा दो। मैं पीछे वाले हाइड्रोजन को वैसे के वैसे ही रख रहा हूँ, सामने वाले को चेंज कर रहा हूँ। ये अभी 60 और घुमा दोगे तो क्या होगा? ये देखो, ऐसे देख सकते हो, ये 60 डिग्री, इतना 60 डिग्री डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। ये एच यहाँ आ जाएगा 60 ट्रैवल करके, आ गया। लो ये एच 60 यहाँ देखो, ये 60 है, ये एच 60 ट्रैवल करके यहाँ चला जाएगा। लो यहाँ चला गया, वो बाकी बच गया, यहाँ आ जाएगा 60। ये हो गया। और ये रोटेट कर सकता है ऐसे, सिग्मा बॉन्ड है ये। तो कार्बन और कार्बन के बॉन्ड के अलोंग रोटेशन पॉसिबल होती है। ये तो मैंने 60 डिग्री घुमाया, किसने कहा 60 घुमाने के लिए? थोड़ा सा घुमाओ, 0.01 डिग्री घुमाओ, 0.02 डिग्री घुमाओ। इस तरह से कितने इसको बोलते हैं कॉन्फर्मेशंस।
इनफाइनाइट होंगे ऐसे, थोड़ा थोड़ा घुमाते जाओ, इनफाइनाइट कॉन्फर्मेशंस। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स दैट कैन बी इंटरकन्वर्टेड इनटू वन अनदर। तो एटम्स का डिफरेंट अरेंजमेंट जो एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है, कैसे? बाय रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड्स। सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेशन के द्वारा जो एटम्स का अरेंजमेंट इंटरकन्वर्टेबल है उसको कॉन्फर्मेशंस बोलते हैं। यहाँ देखो मैं घुमा रहा हूँ इसको ऐसे ऐसे करके, तो ये इंटरकन्वर्ट हो जा रहा है। मैं इसका न्यूमैन भी बनाता हूँ नीचे, देखो ये तो सॉहर्स है, इसका सबका पैरेलल न्यूमैन बना रहा हूँ। ये बैक कार्बन, फ्रंट कार्बन, पहले फ्रंट ड्रॉ कर रहा हूँ, H H H बैक, बैक में H H यहाँ थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूँ ड्रॉ, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल साथ साथ है। H H तो साथ साथ है, तो पूरा इसके ऊपर तो चढ़ा नहीं सकता, थोड़ा सा दिखाने के लिए साइड में H। अब इसका ड्रॉ कर रहा हूँ, बैक कार्बन, फ्रंट कार्बन, एक H ये नीचे चला गया, इधर H, इधर H, बैक वाले का इधर H, इधर H और इधर H। फिर इसका जो थर्ड वाला है वो थर्ड वाला फर्स्ट जैसा ही बनेगा, बिल्कुल सेम बनेगा। बैक फ्रंट, फ्रंट में ये H, ये H, ये H, और बैक में ये H, ये H और ये H। तो ये न्यूमैन बन गया, ऊपर सॉहर्स बन गया था। तो आप ऐसे बॉन्ड को रोटेट कर सकते हो, ये हैवी ड्राइविंग व्हील की तरह, चक्के की तरह ऐसे घुमा सकते हो चक्के को। तो इनफाइनाइट कॉन्फर्मेशंस बनेंगी। तो इन सारी इनफाइनाइट कॉन्फर्मेशंस को कॉन्फर्मेशंस ही बोलते हैं मतलब। अब इन कॉन्फर्मेशंस में कॉन्फर्मेशनल आइसोमर किसको बोलते हैं वो अब लिखते हैं हम। सारे के सारे कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स नहीं होते, लिखते हैं हम कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स। इसमें लिखेंगे there are infinite arrangements मतलब conformations which arise due to free rotation around carbon सिग्मा बॉन्ड। तो कार्बन सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन के कारण इनफाइनाइट कॉन्फर्मेशंस पॉसिबल है, लेकिन आउट ऑफ these different conformations, those corresponding to energy minima are called conformational isomers। अब इतने इनफाइनाइट कॉन्फर्मेशंस में कुछ कॉन्फर्मेशंस ऐसी होंगी जिनकी एनर्जी बाकियों से बहुत कम होगी, वो एनर्जी के मिनिमा पे आएंगे। तो जिनकी एनर्जी ऐसे मिनिमा पे आती है, कम होती है जिनकी एनर्जी,
उनको बोलते हैं कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स, या कहें कि कॉन्फॉर्मर्स और कॉन्फॉर्मर। तो कॉन्फॉर्मर्स या कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स एक ही बात है। तो ये हम देखते हैं कॉन्फर्मेशंस में पहले इथेन के ड्रॉ कर रहा हूँ, ये बात समझते हैं थोड़ा सा। इथेन, ऊपर इथेन का ड्रॉ हुआ है। इसको बोलते हैं एलिप्स्ड फॉर्म। एलिप्स्ड, पूरा छुप गया ना एक एच दूसरे के पीछे, हर ग्रुप दूसरे के पीछे छुप गया पूरा। 3 एच हैं, तीनों एच एक दूसरे के पीछे छुप गए, एलिप्स फॉर्म। आप 60 डिग्री रोटेट कर दो तो ये स्टेबल हो जाएगा। इसको ना स्टैगार्ड बोलते हैं, ये मैं लिखवाऊंगा सारा। तो अब इसमें क्या है ना, एलिप्स फॉर्म में लिख लेते हैं स्टैगार्ड। साठ डिग्री घुमा दो। मैं फ्रंट वाले को फिक्स रख रहा हूँ, पीछे वाले को घुमा था 60 डिग्री। ये स्टेबल होता है क्योंकि एच और एच यहाँ दूर दूर चलेगा ना, ये एच और एच दूर चले गए। हालांकि एच के दूर जाने से यहाँ कुछ नहीं होता। ये जो बॉन्ड पेयर है ना, ये वाला बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर ये दूर चले गए, ये रिपल्शन कम हो जाती है, इससे इसको राहत मिलती है। यहाँ पे पास पास थे दोनों, ये वाला बॉन्ड पेयर और ये वाला बॉन्ड पेयर दोनों पास पास थे, तो रिपेल करते हैं। रिपेल करते हैं तो अनकंफर्टेबल होते हैं। रिपल्शन जब होती है तो एनर्जी ज़्यादा होती है, रिपल्शन कम हो जाती है तो स्टेबिलिटी आती है और एनर्जी कम हो जाती है। तो स्टैगार्ड की एनर्जी कम है, मिनिमम है ये एनर्जी इसकी। देखो मिनिमम रिपल्शन कितनी हो सकती है इन दो बॉन्ड पेयर्स में, 60 डिग्री पे ही हो सकती है, क्योंकि जैसे ही 60 से बढ़ेगा फिर ये इसके साथ रिपल्शन, ये वाला इसके साथ रिपल्शन करने लगेगा। तो स्टैगार्ड इज मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन इथेन के केस में। बाकियों के केस में और भी रीज़न होते हैं। स्टैगार्ड एनीवे स्टैगार्ड ही सबसे स्टेबल होती है। उसमें स्टैगार्ड में भी आगे टाइप आ जाएंगे, हम करते हैं अभी। तो फिर देखो फिर 120 घूम गया तो फिर से एलिप्स बन जाएगा। फ्रंट वाला तो ऐसे ही ऐसे, अब ये वाला एच घूम के यहाँ आ जाएगा नीचे, 60 डिग्री घुमाना है ना, तो लो ऐसे बन जाएगा अभी पूरा। फिर से एलिप्स बन गया। ये तो स्टेबल नहीं होता। फिर 180 डिग्री, 60 डिग्री और घुमा दो, 180 डिग्री, फिर से स्टैगार्ड बन जाएगा, स्टेबल हो जाएगा वो। तो इसका अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी कर्व बनाऊं इस पूरे का, तो पोटेंशियल एनर्जी एंड इसको बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल, DHA, डाईहेड्रल एंगल। जितना ये घूमा है ना उसको बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल। तो ये 1 है एलिप्स फॉर्म, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा है इसकी। क्यों सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी है? क्योंकि ये रिपल्शन, ये दो जो बॉन्ड पेयर्स हैं इनमें रिपल्शन बहुत ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी है इसकी। और सबसे कम एनर्जी किसकी है? 60 डिग्री पे, यहाँ पे स्टैगार्ड की 2, इसको 2 बोल लेते हैं। और बाकी के जो कॉन्फर्मेशंस होंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री जो इसके बीच में आएंगे, उनकी एनर्जी ऐसे कम होती रहेगी, ऐसे 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 आ जाएगा कर्व।
ऐसे बनेगा। 60 पे मिनिमम है, जैसे ही आपने 60 से और बढ़ाया फिर एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाएगी, फिर से एलिप्स बन जाएगा ऐसे ऐसे, फिर और घुमाओगे तो फिर से नीचे आएगा ऐसे, ऐसे चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। कितने बार चलेगा भाई, देखो 360 घुमा दो बस पूरा, 6 डिग्री पे ये 120 पे फिर से ही हो गया, 120 का फिर 180 पे ही आ गया, 180 के बाद फिर ये 240 पे आ गया, 240 के बाद फिर ये 300 पे आ गया, 300 के बाद फिर ये 360 डिग्री पे आ गया, पूरा चक्का घूम चुका है अब। तो अब ये कितने बन गए, एक, अच्छा ये तो 2 था ना, 2, उसको कॉन्फर्मेशन है ये सारे इसके, एक, 2, 3, तो इसके 3 हैं कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स, कॉन्फॉर्मर्स इथेन के, क्योंकि वो 3 ही थे जो एनर्जी मिनिमा पे आएंगे पूरा सर्कल घूमने पर। तो ये लिख लेते हैं। तो इथेन के कितने कॉन्फर्मेशंस हैं, इनफाइनाइट, कॉन्फॉर्मर्स 3, ओनली 3 मोस्ट स्टेबल conformations of ethane are called its conformers। चलिए ये है, अब हम ना कुछ डेफिनेशंस लिख लेते हैं स्ट्रेन की। यहाँ पे तो एक ही तरह का स्ट्रेन था, इसको बोलते हैं टॉर्शियोनल स्ट्रेन। टॉर्शियोनल, रोटेट करने से जो रोकता है ना, ये 2 बॉन्ड पेयर के बीच में जो स्ट्रेन है उसको टॉर्शियोनल स्ट्रेन बोलते हैं। तो ये 2 तरह का स्ट्रेन आएगा, वॉन डर वाल स्ट्रेन और टॉर्शियोनल स्ट्रेन। तो दोनों को लिख लेते हैं ताकि आगे टर्म्स में फिर यूज़ होगा ये। टॉर्शियोनल स्ट्रेन क्या है ये, इट इज रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ एडजेसेंट बॉन्ड्स। एडजेसेंट बॉन्ड्स, बगल बगल वाले बॉन्ड, ये देखो बगल वाले बॉन्ड है ना, ये रहे, ये दोनों बगल वाले जो बॉन्ड हैं, इनके जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, इनमें जो रिपल्शन है उसको टॉर्शनल स्ट्रेन बोलते हैं। तो किसके लिए टॉर्शनल स्ट्रेन सबसे ज़्यादा होगा, एलिप्स के लिए सबसे ज़्यादा होगा और स्टैगार्ड के लिए मिनिमम होगा, सबसे कम स्टैगार्ड के लिए होगा। It is minimum in staggered and maximum in ellipsed form। अगला है वॉन डर वाल स्ट्रेन। इथेन में तो वॉन डर वाल स्ट्रेन होता ही नहीं है क्योंकि छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स के बीच में, एडजेसेंट ग्रुप्स के बीच में जो स्ट्रेन होता है उसको बोलते हैं वॉन डर वाल स्ट्रेन। इट इज repulsion between 2 groups present at
एडजेसेंट कार्बन्स। अगेन एलिप्स के लिए मैक्सिमम है ये, इट इज मिनिमम फॉर स्टैगार्ड एंड maximum for eclipsed। और ये वॉन डेर वाल्स स्ट्रेन हाइड्रोजन के बीच में तो होता ही नहीं है, इट इज नेग्लिजिबल बिटवीन हाइड्रोजन क्या है वॉन डेर वाल्स स्ट्रेन भाई, देखो ये आगे के एग्जांपल में और समझ में आ जाएगा। ये जो ग्रुप है ना, ये एक ग्रुप और ये दूसरा ग्रुप, ये दो ग्रुप भी तो आपस में रिपेल करेंगे अगर बड़े होंगे तो, छोटे होंगे तो नहीं। हाइड्रोजन छोटा है तो नहीं करेगा रिपेल, लेकिन मान लो यहाँ मैं CH3 कर देता, यहाँ भी CH3 कर देता, तो फिर वो रिपेल करते, तो उस रिपल्शन को वॉन डेर वाल्स स्ट्रेन बोलते हैं। और जो बॉन्ड पेयर्स हैं उनके बीच की रिपल्शन को टॉरिशनल स्ट्रेन बोलते हैं। चलिए, तो अब हम ब्यूटेन का ड्रॉ, चलो दोनों का ड्रॉ करा देता हूँ मैं, प्रोपेन और ब्यूटेन का, तो फिर वहाँ पे वॉन डेर वाल्स स्ट्रेन भी आएगा। देखो टॉरिशनल स्ट्रेन, प्रोपेन क्या है, देखो प्रोपेन में तो 3 कार्बन होते हैं, लेकिन आप व्यू तो किसी 2 के अलॉन्ग ही कर सकते हो न्यूमैन में। कॉन्फर्मेशंस ना हमेशा सिर्फ एक कार्बन बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेशन से व्यू करना है आपने, किसी को भी ले लो तो। ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, 2 कार्बन तो ये रहे, तो ऐसे करते हैं, बनेगा तो हमेशा ऐसा ही, उसमें ग्रुप डिफरेंट होते रहेंगे। लो पहले CH3 ही ड्रॉ कर लो, CH3 और पीछे H, फ्रंट कार्बन के साथ CH3 लगा, पीछे के साथ तो HH लग गया, लो और 2 H लग गए फ्रंट के साथ, तो CH3 ये प्रोपेन है भाई, CH3 CH2 CH3, पीछे का CH3 ये रहा, ये CH2 है ये वाला, देखो C एक H ये लगा, इसके साथ एक H ये लगा CH2, और ये फिर CH3 आ गया, तो ये प्रोपेन बन चुका है। थोड़ा तो मैं ना दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ, क्लियर नहीं बना, ये गलत नहीं था, अगर आपने बना लिए तो ठीक है, बस क्लियर नहीं था। ये एलिप्स फॉर्म बन गया इसका प्रोपेन का। सिक्सटी डिग्री घुमा दो तो स्टैगर्ड बन जाएगा। फ्रंट वाला फिक्स रख रहा हूँ मैं, सिर्फ पीछे वाला घुमा रहा हूँ। ओए घुमाया ही नहीं, सॉरी। फिर 120 डिग्री घुमा दो। फिर इससे क्या होगा, 120 मतलब इनिशियल के रिस्पेक्ट में, यहाँ तो 60 डिग्री घुमा रहा हूँ मैं।
ये स्टैगर्ड है। फिर से यही बन जाएगा एलिप्स्ड। इस तरह घुमाते रहो, एलिप्स स्टैगर्ड एलिप्स स्टैगर्ड ऐसे ही बनता रहेगा। तो अब क्या है ना, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कर्व बनाते हैं। तो ईथेन और प्रोपेन में देखो, प्रोपेन में क्या है ना, ये CH3 और H, इनमें रिपल्शन हो जाएगा एक, तो इसकी वजह से प्रोपेन की एनर्जी ईथेन से ज़्यादा हो जानी है, क्योंकि ईथेन में तो सिर्फ ये वाला बॉन्ड पेयर और ये वाला बॉन्ड पेयर, इनके बीच में रिपल्शन था, टॉरिशनल स्ट्रेन था, यहाँ वॉन डेर वाल भी आ गया अब। तो इसलिए प्रोपेन की एनर्जी ईथेन से ज़्यादा होगी, लेकिन उसकी डायग्राम वैसे ही बनने वाली है। अगर मैं ईथेन के रिस्पेक्ट में देखूं, मान लो रेड वाला ईथेन है सपोज, सिक्सटी डिग्री, 120, 180, 240, 300, 360, ये ईथेन है मान लो। तो प्रोपेन का ऐसे बनेगा, गैप ज़्यादा होगा उसमें। ऐसे प्रोपेन का बनेगा। क्योंकि यहाँ पे ना एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी इसकी, वॉन डेर वाल स्ट्रेन बढ़ जाएगा CH3 और H में यहाँ पे। There is more repulsion between CH3 and H, hence propane has more energy gap than ethane. अब नेक्स्ट ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट हम ब्यूटेन का पढ़ रहे हैं। तो प्रोपेन का हमने पढ़ लिया, अब हम ब्यूटेन का देखते हैं। ब्यूटेन में ना 2 टर्म्स और ऐड हो जाएंगी। हमने पढ़ा कि एक एक्लिप्स्ड होता है और एक गॉश स्टैगर्ड होता है। स्टैगर्ड के ना आगे 2 टाइप आएंगे, कौन से देखो, गॉश और एंटी। एंटी किसको बोलते हैं, गॉश किसको बोलते हैं, ये दोनों स्टैगर्ड के ही टाइप हैं। तो ये ब्यूटेन में क्लियर होगा। तो ब्यूटेन के कॉन्फर्मेशंस लिखते हैं। देखो ब्यूटेन कैसे होगा, ये ब्यूटेन है। तो मैं ना ब्यूटेन को कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के अलॉन्ग व्यू कर रहा हूँ,
और उसको एनालाइज करूँगा 2 और 3 के लॉन्ग व्यू करके। तो CH3 H H और एक CH3 ऐसे बनेगा पीछे, CH3 H और H। अब ये एलिप्स्ड है फुल्ली, इसको ना फुल्ली एलिप्स्ड बोलेंगे, सिर्फ एलिप्स्ड नहीं बोलना, फुल्ली एलिप्स्ड। अब 60 डिग्री घुमा दो तो ये हो जाएगा, स्टैगार्ड होगा ठीक है, लेकिन स्टैगार्ड का भी आगे टाइप है गॉश। जब डाईहेड्रल एंगल 60 डिग्री होता है तो गॉश बोलते हैं। फिर 60 डिग्री घुमा दो, अब जो आएगा उसको बोलेंगे पार्शियल एलिप्स। पार्शियल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दो बड़े ग्रुप आपस में नहीं एक दूसरे के पीछे है। एक CH3 एक H, एक CH3 एक H, छोटे ग्रुप हैं जो, तो पूरा तो ढक नहीं पाएगा ना, H जो है CH3 को पूरा तो ढक नहीं पाता, इसलिए पार्शियल एलिप्स। यहाँ तो CH3 ने CH3 को पूरा ढक लेगा, दोनों बड़े ग्रुप हैं। इस तरह से दोनों बड़े ग्रुप अगर एक साथ आ जाए तो फुल्ली एलिप्स बोला जाता है। एक बड़ा ग्रुप और एक छोटा ग्रुप आ जाए तो पार्शियली एलिप्स्ड। अच्छा ये गॉश है, ये वाला गॉश, और ये है पार्शियली एलिप्स्ड। फिर घुमा दो भाई, अगर फिर से 60 डिग्री घुमा दो फिर से गॉश आ जाएगा, सॉरी गॉश नहीं, सॉरी एंटी आएगा, एंटी। मैं यहाँ ऐसे लेके आ रहा हूँ, 60 डिग्री और घुमा दो, एंटी। एंटी में क्या है, दोनों बड़े ग्रुप ऑपोजिट होंगे। फर्स्ट वाला तो ऐसे दिखा रहा, CH3 वो नीचे आ चुका है, देखो वो वाला पीछे वाला घुमा रहा है ना चक्का, आगे वाला तो घुमा ही नहीं रहा। इसको हम बोलेंगे एंटी फॉर्म। फिर 60 घुमा दो, फिर पार्शियल लिप्स फिर से आ जाएगा 60 डिग्री घुमाने। पीछे वाले पे फोकस करना, आगे वाला सेम है। तो फिर से ये पार्शियल एलिप्स बन गया, पार्शियली एलिप्स्ड। फिर 60 डिग्री घुमा दो, अब गॉश बन जाएगा फिर से गॉश। दो बड़े ग्रुप्स में एंगल 60 डिग्री हो गया ना। गॉश। फिर से 60 डिग्री घुमा दो तो फिर वो फुल्ली एलिप्स आ जाएगा फिर से। चक्कर पूरा हो गया, लो जी। तो अब ना इसका पोटेंशियल अगर आप देखोगे, यहाँ ना ऊपर एक पॉइंट लिख लो, ये हो सकता है बनने में मेरे से ठीक ना बनो। ये जो है ना नीचे, ये नीचे वाला ऑल आर एट सेम एनर्जी। जो एनर्जी मिनिमा है स्टैगार्ड का प्रोपेन में या फिर इथेन में, वो मिनिमा लेवल सेम है सबका, लेकिन ब्यूटेन में मिनिमा का लेवल सेम नहीं होगा। एंटी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो पहले बना लेते हैं फिर समझ लेंगे। देखो
ऐसे बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 60 डिग्री गॉश मतलब 2 बार। चलो पहले ये फिर ये 120 180 240 300 360 ये है पोटेंशियल एनर्जी। 1 और 7 तो सेम ही है, तो 1 2 3 4 5 6 देखो ये है ऐसा। तो 1 क्या है, फुल्ली एलिप्स्ड है, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो उसमें कौन कौन सा स्ट्रेन प्रेजेंट है, दोनों CH3 ग्रुप है बीच में, तो वॉन डेर वाल्स स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है। और ये देखो 3 मतलब ये 2 बॉन्ड पेयर हो गए ना, दोनों बॉन्ड पेयर के बीच में टॉरिशनल स्ट्रेन होगा, तो वो तो है ही है फुल इलिप्स में, तो दोनों प्रेजेंट है, वॉन डेर वाल्स स्ट्रेन भी प्रेजेंट है और टॉरिशनल स्ट्रेन भी प्रेजेंट है। ऊपर देखो फुल्ली एलिप्स्ड में डाईहेड्रल एंगल 0, इसमें टॉरिशनल स्ट्रेन क्या है, मैक्सिमम होता है, बहुत ज़्यादा होता है। वॉन डेर वाल्स स्ट्रेन मैक्सिमम किस किस के बीच में, बिटवीन 2 CH3 ग्रुप्स। तो अगर एनर्जी मैक्सिमम है तो फिर स्टेबिलिटी मिनिमम होती है इसकी। तो फिर आगे देखते हैं, 60 डिग्री घुमा दो, गॉश बन गया। अब गॉश में क्या है, टॉरिशनल स्ट्रेन तो एब्सेंट ही हो गया, ये देखो ये तो बहुत दूर चले गए, तो बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन तो है नहीं, पर वॉन डेर वाल्स स्ट्रेन ना 0 नहीं होगा। ये जो CH3 ग्रुप है और ये जो CH3 ग्रुप है, ग्रुप तो बल्कि है, बड़े ग्रुप है, तो ये तो आपस में रिपेल करेंगे। हाँ ये है कि जितना फुल्ली लिप्स में कर रहे थे उतना नहीं है। तो गॉश में वॉन डेर वाल्स स्ट्रेन प्रेजेंट तो है बट फुल्ली लिप्स के जितना नहीं है, इसलिए गॉश फुल्ली लिप्स से तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। देखो गॉश 60 डिग्री घुमाया, टॉरिशनल स्ट्रेन तो हो गया एब्सेंट, वो तो नहीं बचा, लेकिन वॉन डेर वाल्स स्ट्रेन तो होता है। कहाँ कहाँ होता है, बिटवीन 2 CH3 ग्रुप्स। तो स्टेबिलिटी 2 से ज़्यादा होती है, इसकी पार्शियल इलिप्स से ज़्यादा होती है, ये मैं अभी बताऊंगा। ये वाला पॉइंट अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा लास्ट वाला। बट हाँ गॉश में टॉरिशनल स्ट्रेन तो होता ही नहीं है, वॉन डेर वाल्स स्ट्रेन होता है बट इतना नहीं होता जितना फुल इलिप्स में होता है। किस किस में होगा वॉन डेर वाल्स स्ट्रेन, इन दोनों के बीच में। तो ये एनर्जी मिनिमा पे आएगा, फुल इलिप्स से गॉश में आओगे तो एनर्जी कम होती रहेगी। ये आ गया 2, गॉश पहुंच गए। फिर क्या, फिर अगर आप और 60 डिग्री घुमाओगे तो ये आएगा पार्शियल एलिप्स। ये देखो पार्शियल एलिप्स आ गया। अब इसमें फिर से टॉरिशनल स्ट्रेन आ जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा टॉरिशनल स्ट्रेन। देखो पार्शियल एलिप्स में 120 डिग्री घुमा दिया था आपने, टॉरिशनल स्ट्रेन मैक्सिमम हो चुका है फिर से। और वॉन डेर वाल्स स्ट्रेन तो होगा ना CH3 और H के बीच में, सिर्फ 2 H के बीच में नहीं होता, CH3 और H के बीच में तो होगा। तो यहाँ पे CH3 और H, यहाँ भी CH3 और H, इतना ज़्यादा हो जाएगा। प्रेजेंट किस किस में, बिटवीन CH3 एंड H। तो अब पार्शियल एलिप्स और गॉश की स्टेबिलिटी अगर कंपेयर करोगे तो कौन ज़्यादा है, अरे एलिप्स तो कम ही स्टेबल होगा ना भाई, गॉश तो हमेशा ज़्यादा स्टेबल रहेगा एलिप्स से, तो गॉश ज़्यादा स्टेबल है। ये देखो 1 और 2 है ना, इंटरमीडिएट 1 इंटरमीडिएट 2, 2 इज मोर स्टेबल देन 1 इंटरमीडिएट 1, मतलब गॉश इज मोर स्टेबल देन पार्शियल लिप्स। क्यों भाई, पार्शियल लिप्स में टॉरिशनल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा हो गया ना, और वॉन डेर वाल्स स्ट्रेन तो है ही है, और ऊपर से 2 CH3 है। देखो
ये रहा पार्शियल इलिप्स, यहाँ पे भी है स्ट्रेन और यहाँ पे भी स्ट्रेन है। यहाँ पे तो गॉश में तो सिर्फ यहाँ था स्ट्रेन और उतना नहीं था। फिर 60 और घुमा दिया, एंटी बहुत ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसमें ये दो बड़े ग्रुप ऑपोजिट चले गए एंटी में, तो ना तो इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन है ना ही वॉन डेर वाल्स स्ट्रेन है, इसमें कोई स्ट्रेन नहीं है। स्टेबिलिटी इसकी मैक्सिमम है, देखो, इसलिए यहाँ आएगा टू तो क्या था, गॉश था। 4 एंटी है, 4 की एनर्जी 2 से भी नीचे ड्रॉ की है हमने। क्यों? क्योंकि 2 में वॉन डेर वाल्स स्ट्रेन प्रेजेंट था, 4 में वॉन डेर वाल्स स्ट्रेन भी गायब हो चुका है। देखो 2 में इन दोनों के बीच में था थोड़ा बहुत रिपल्शन, वॉन डेर वाल्स स्ट्रेन। 4 में एंटी में तो वो भी खत्म हो गया, वॉन डेर वाल्स स्ट्रेन भी कोई है ही नहीं, ना टॉर्शनल ना वॉन डेर वाल, एंटी। फिर उसके बाद फिर से पार्शियल इलिप्स आ जाएगा, फिर से गॉश आ जाएगा, तो उनकी एनर्जी सेम ऐसे चलती रहेगी। तो ये पूरा एनालिसिस ब्यूटेन का हो गया। तो ब्यूटेन के कितने कॉन्फॉर्मर्स बनेंगे? 3 बनेंगे। इस तरह से ना इस पे क्वेश्चन आते हैं। और फिर आते, तो हमने कौन कौन से देख लिए? एलिप्स स्टैगार्ड, एलिप्स स्टैगार्ड, एलिप्स स्टैगार्ड, ऐसे होता है। फिर स्टैगार्ड के आगे 2 टाइप होते हैं, गॉश और एंटी। अगर एंगल 60 डिग्री हो तो गॉश, 180 डिग्री हो तो एंटी। तो इसमें ना स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन आते हैं। नॉर्मली एंटी या गॉश, देखो फुल्ली एलिप्स तो बहुत ही अनस्टेबल हो जाएगा। मोस्ट स्टेबल या तो गॉश होता है या एंटी होता है। हमारे प्रेजेंट केस में एंटी सबसे ज़्यादा स्टेबल था, लेकिन गॉश भी स्टेबल हो जाता है किसी किसी केस में। देखो क्वेश्चन करते हैं, फाइंड मोस्ट स्टेबल conformation of CH2F CH2OH। देखो मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन आ जाए ना, या तो गॉश होगा या एंटी होगा। गॉश कब होगा ना, जब 2 ग्रुप्स के बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सीन बन जाए तो गॉश होगा, और बाकी केस में एंटी होगा, क्योंकि एंटी में वॉन डेर वाल्स स्ट्रेन तो होता नहीं है। गॉश या एंटी में से ही होगा। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आई थिंक आपने करी नहीं है, थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। चलो इसका कॉन्फर्मेशन तो ड्रॉ कर ही सकते हो ना लोग। बहुत सारे बनेंगे, मैं ये बना रहा हूँ, गॉश बना रहा हूँ, FOH, बाकी तो सारे H ही हैं। अब क्या है ना, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड होता है, ये साइड में लिखना तो लिख लो, H बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ाया जाएगा। ये हो गया क्या? मुझे कोई बताएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा दिया गया? When H is connected to highly electronegative atoms such as ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन के साथ अगर हाइड्रोजन कनेक्टेड हो, जैसे इस प्रेजेंट केस में ये ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, क्या होता है? इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो होता क्या है ना, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण हाइड्रोजन का बॉन्ड पेयर खींच लेगा, तो हाइड्रोजन पे हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो हाइड्रोजन पे हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये फ्लोरीन है, ये इसके साथ अट्रैक्ट करेगा इसको, ये एक बॉन्ड बन जाएगा, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा दिया गया आप लोगों को। तो फिर ना आप लोग बस नोट कर लो ये
क्योंकि अगर मैं उस टॉपिक में जाऊंगा फिर तो मैं पूरा डिविएट ही कर जाऊंगा अपनी ऑर्गेनिक से। तो यहाँ पे ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एच बॉन्डिंग, तो जब आपको पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा फिर ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, इसकी वजह से स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो कब होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन या नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड होता है, तो वो फिर किसी और बगल वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाता है उसकी तरफ, तो यहाँ पे होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसलिए मोस्ट स्टेबल गॉश है, एंटी नहीं है, गॉश है, ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म बन गई गॉश। तो गॉश होगा या एंटी होगा? अगर तो बन रहा है एच बॉन्डिंग तो गॉश स्टेबल होगा, एच बॉन्डिंग नहीं बन रहा तो एंटी स्टेबल होगा, दैट्स इट। फिर डाइपोल मोमेंट पे क्वेश्चन आते हैं इसके। तो डाइपोल मोमेंट पे आपको बताना है इस डाइपोल मोमेंट ऑफ ये जो है दिस ज़ीरो और नॉन ज़ीरो, क्या है इसकी डाइपोल मोमेंट? यार ये नहीं, एक और लगाओ OH, उसकी तो नॉन ज़ीरो, इसकी बतानी है आपने। तो इसकी डाइपोल मोमेंट बतानी होती है। तो अब ये क्या होगा, इसके दो केस बन जाएंगे। देखो ये मैंने एंटी ड्रॉ किया है, बाकी एंटी के अलावा जितने होंगे वो तो खैर नॉन ज़ीरो ही होंगे। एंटी में भी ना इस पर्टिकुलर केस में नॉन ज़ीरो होगा। देखो OH ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। अगर तो ऐसे हो गया तो डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होगा। और अगर ऐसे हो गया, ORH ऑपोजिट हो गए, तो फिर डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होगा। और ये दोनों मिक्सचर में तो दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे, तो फिर नेट ज़ीरो हो जाएगा, नॉन ज़ीरो, नेट डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं रहेगा। ये ना अभी आप सिर्फ नोट कर लो, क्योंकि डाइपोल मोमेंट आपको पढ़ाया नहीं होगा मुझे लगता है, तो जब पढ़ाया जाएगा तब एक बार रेफ़र कर लेना इस टॉपिक को, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं कंक्लूजन, डाइपोल मोमेंट का कंक्लूजन लिख देता हूँ मैं। तो फॉर एंटी कॉन्फर्मेशन ये एक बना लो, if Z is मोनो एटॉमिक, अगर Z मोनोटॉमिक हुआ, या फिर
लीनियर ग्रुप हुआ, देन डाइपोल मोमेंट ऑफ एंटी कॉन्फर्मेशन इज 0, नहीं तो फिर नॉन ज़ीरो होगी। जैसे एग्जांपल देखो, मैं लीनियर की बता रहा हूँ एक एग्जांपल। C ट्रिपल बॉन्ड N, ये लीनियर है, ये दाएं बाएं जा ही नहीं सकता। H C ट्रिपल बॉन्ड N H, इसकी डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं इस पे। तो फिर ना थोड़ा सा कन्वर्जन देख लेते हैं हम लोग। conversion from Fisher to न्यूमैन, फिशर से न्यूमैन कैसे बनाना है। इसका न्यूमैन बनाना है। ये टार्टरिक एसिड होता है। तो कैसे बनाएंगे, देखो जो वर्टिकल पे होते हैं वो अवे फ्रॉम व्यूअर होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल पे होते हैं वो टूवर्ड्स द व्यूअर होते हैं। आपको इसका न्यूमैन बनाना है, इसके अलोंग बनेगा न्यूमैन, इन दोनों के अलोंग। तो इसमें आप क्या इमेजिन करिए ना कि यहाँ से खड़े होके देख रहे हैं आप, यहाँ से नीचे से देख रहे हैं। फिशर को कोई ऊपर से देख रहा है, मान लो जैसे अभी फिशर दिख रहा है ना, आप सामने टीवी स्क्रीन पे अपने मोबाइल पे लैपटॉप पे देख रहे हो, तो फिशर को आप ऐसे सामने से देख रहे हो। तो फिशर को जो सामने से देख रहा है, तो न्यूमैन का वो व्यू यहाँ नीचे से आएगा ऐसे। मैं सामने से ड्रॉ नहीं कर सकता यार, क्योंकि ये ऊपर से देख रहा है मैं उसको। एक्चुअल जो व्यू आपका वो फिशर का यही है। न्यूमैन को यहाँ से देखोगे तो कैसे दिखेगा, देखो मान लो न्यूमैन यहाँ खड़ा होकर कोई देख रहा है। अच्छा उल्टा करते हैं, न्यूमैन को फिशर में करते हैं पहले। मान लो कोई यहाँ से खड़ा होकर देख रहा है, तो उसको क्या लगेगा कि भाई ये दोनों बॉन्ड, ये वाला और ये वाला बॉन्ड, ये उसकी तरफ है, टूवर्ड्स द व्यूअर है। और ये जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड, ये अवे फ्रॉम व्यूअर है। तो ये दिस एंड दिस अवे फ्रॉम व्यूअर, तो फिशर पे वर्टिकल पे जाते हैं, तो COOH होंगे वो पीछे वाले। COOH। और ये जो टूवर्ड्स द व्यूअर है ये OH और HH होंगे। तो मतलब क्या, जब आप फिशर को न्यूमैन में कन्वर्ट करोगे ना, तो वो ये बनेगा, एलिप्स ही बनेगा हमेशा, एलिप्स। फिर उसके बाद आप घुमा लो उसको। जब आप एक बार एलिप्स बन गया, उसके बाद आप उसको गॉश कर लो, एंटी कर लो, जो कर लो, पर एक बार फिशर से जब एक बार न्यूमैन बनाओगे, एलिप्स ही बनेगा। ये लिख लो ये बात, फिशर इज necessarily an eclipsed। वो फुल्ली भी हो सकता है, पार्शली भी हो सकता है, तो डिपेंड करेगा आपने कौन से ग्रुप कहाँ रखे हुए हैं फिशर में, पर बनेगा एलिप्सी। न्यूमैन कॉन्फ़िगरेशन। तो
ये है